Welcome toppers. So this is the series which I am going to start for NDA, that is physics for the NDA. ठीक है, तो we will go for the syllabus tour. मतलब हम देखेंगे कि क्या क्या syllabus है. ठीक है, क्योंकि before starting any preparation या फिर before starting any subject या फिर कुछ भी शुरू करने से पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसके सिलेबस पर फोकस करें. ठीक है, क्योंकि अगर हमें सिलेबस अच्छे से पता रहेगा तो हम उसमें बेटर परफॉर्म कर पाएंगे. क्यों? बिकॉज इफ वी विल नॉट नो प्रॉपर सिलेबस तो हम क्या करेंगे, इसे भी पढ़ लो, इसे भी पढ़ लो, इसे भी पढ़ लो. बट इसमें करना क्या है, सिलेबस अच्छे से दिया हुआ है. ठीक है, प्रॉपर साइट से मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है. मैं भी आपको दिखाता हूं कि फिजिक्स में आखिर में पढ़ना क्या क्या है, फिजिक्स में आखिर में पूछा कितना जाएगा, कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो दिस इज सीरीज विच आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एंड दिस आई विल कंटिन्यू. जैसे कि मैंने केमिस्ट्री की सीरीज बनाई है वैसे इसको कंटिन्यू कर रखूंगा और इसको कंप्लीट कर दूंगा मैं बहुत जल्दी. ठीक है, दिस इज नोट विच आई हैव मेड. ठीक है, आई हैव कंपाइल्ड and it will also contain some previous year questions also. So today the topic which we are going to discuss is the first topic which is mentioned in your syllabus, that is physical properties and state of the matter. मतलब मैटर क्या है आपने बचपन में ही पढ़ा है, सबको पता है. ठीक है, मैटर क्या होता है. अभी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें देखनी है और इसका स्टेट देखना है कि किस किस स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है, कैसे चेंज होता है, ये सारी चीजें अभी देखते हैं. जो तो आपके सबके मन में जो भ्रम है, जो डाउट्स हैं, वो सब क्लियर करते हैं. एनडीए सिलेबस फॉर 2021 है, फिजिक्स का सिलेबस है ये. सबसे पहला टॉपिक देखो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ द मैटर. सो डोंट वरी, मैं इसमें मैक्सिमम चीजें ऑलमोस्ट 99% चीजें कवर करूंगा. ठीक है, ऑलमोस्ट 99, क्योंकि 100% चीजें कोई भी कवर नहीं कर सकता. यूपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछ लेती है किसी को नहीं पता. बट on the basis of the previous year question papers, ठीक है, on the basis of previous 10 year question paper, जो सीक्वेंस है, जो पैटर्न चला आ रहा है फिजिक्स का, उसके बेसिस पर हम आज डिस्कस करेंगे, लॉजिकल डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो ये सिलेबस है, इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा. ठीक है, तो पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द स्टेट ऑफ मैटर. उसके बाद में देखिए मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से है, उसके बाद में हीट है थर्मोडायनेमिक टाइप में, उसके बाद में मिरर से है. ठीक है, उसके बाद में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म से है, उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, फिर प्रिंसिपल ऑन द वर्किंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम, सिंपल पुली, साइफन. बहुत ही छोटा क्रिस्प सिलेबस दिया हुआ है. ठीक है, बस हमें इतने पर ही फोकस करना है और अगर हम ज्यादा पढ़ रहे हैं तो बस टाइम वेस्ट करना है. ठीक है, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, बी क्रिस्प एंड बी जस्ट अपने आप को अपने सिलेबस पर ही फोकस करना है. ठीक है, just stick to your syllabus only. Now coming to number of the question which is being asked from this subject, that is physics, chemistry, bio, geography. तो अभी तो मैं फिजिक्स की सीरीज कर रहा हूँ. ठीक है, केमिस्ट्री की सीरीज में ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसमें से ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन आते हैं. ऑलमोस्ट, ये फिक्स नहीं है, कभी हो सकता है 17 का 18 भी हो जाए, 17 का 16 हो जाए, कभी 15 हो जाए. ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेरी करता है, बट हाँ ऑन एन एवरेज, ठीक है, फिजिक्स से लगभग 20 से 21 या 22 या कभी कभी 25 क्वेश्चन तक पूछे जाता है. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पता ही है कितने मार्क्स का होता है, 4. ठीक है, तो ऑलमोस्ट 80 से 100 मार्क्स का फिजिक्स से आता है एनडीए में. ठीक है, समझ गए आप. अभी आगे देखते हैं ये कितने क्वेश्चन है, यहाँ पर 100 क्वेश्चन है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई. देखिए ये क्या है, एनडीए पेपर पैटर्न है, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स. जो भी मैं आपसे बात कर रहा था कि अबाउट 21 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, अब यहाँ देखिए ये मैथ्स है, मैथ्स का तो सेपरेट पेपर ही होता है. ठीक है, उसके बाद ये इंग्लिश है. ठीक, इंग्लिश का 200 और उसके बाद में ये फिजिक्स. फिजिक्स में कितना नंबर लिखा हुआ है, 100 नंबर. ठीक है, तो 80 से 100 नंबर यानी 21 से यानी 20 से 25 क्वेश्चन आपके कहां से आएंगे, फिजिक्स से आएंगे. तो इसे अंडर एस्टिमेट मत करिएगा. ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि नंबर्स की क्या वैल्यू होती है एनडीए एग्जाम में और कितने ही कम क्वेश्चन को करके आप एनडीए एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड एनडीए थ्राइस, 3 बार मैंने खुद क्वालिफाई किया हुआ है. ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं. केमिस्ट्री में देखिए 60 मार्क्स का आता है. ठीक है, और अभी जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया, यहाँ पर केमिस्ट्री से ऑलमोस्ट 15 से 17 या ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, अगर केमिस्ट्री से ज्यादा आएंगे तो फिजिक्स से कम हो जाएंगे, फिजिक्स से ज्यादा आएंगे तो केमिस्ट्री से कम हो जाएंगे. मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला करके लगभग 150 से 150 से 180 मार्क्स का वेरी करता है. ठीक है,
150 से 180 मार्क्स का वेरी करता है। ये जो जनरल साइंस है इसमें आप जनरल चीजें मिला लो, बायो मिला लो, ये कभी कभी बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो ये इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री से ये 180 का पूछ लिया जाता है, तो ये और कम ही 10-20 नंबर के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, ठीक है, यूपीएससी की वेबसाइट से ले रखा है, ये डाउनलोड किया है, जिसमें देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड यानी मार्क्स एट द रिटन स्टेज एंड मार्क्स सिक्योर्ड एट द लास्ट कैंडिडेट इन द मेरिट बाय लास्ट कैंडिडेट। मतलब ये कट ऑफ मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स जो जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो जो सबसे आखिरी वाला कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसका कितना मार्क्स था, कितना मार्क्स था भाई, देखो 355 नंबर। बस कितने में, 355 नंबर, वो भी कितने में, 900 नंबर में। क्या आपके नहीं आ सकते, आ सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, ये देखिए 900 नंबर में, समझ गए, 1/3 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट रेशियो है। ठीक है, आप अच्छे से इसको गेन कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, फोकस्ड स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ये नहीं कि आप फिजिक्स के बारे में अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरी पाथ फाइंडर पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर पूरा 11-12 का सिलेबस रट रहे हैं, नहीं। मैं यहाँ पर आपको प्रिस्क्राइब बहुत ही लिमिटेड नोट्स दूंगा, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड नोट्स दूंगा जो कि मैंने खुद बनाए हुए हैं, ठीक है, जो कि मैंने अपने एनडीए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यूज किए थे। सारी नोट्स मैं आपको दूंगा यहाँ पर, ठीक है, और उन्हीं से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन्हीं से डेटा कलेक्ट करके, ठीक है। तो एटलीस्ट 25% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। क्या आपके 25% मार्क्स नहीं आ सकते, आ सकते हैं बिल्कुल। ये क्या है, मार्क्स सिक्योर्ड बाय लास्ट कैंडिडेट, मतलब इसमें इंटरव्यू का भी मार्क्स जुड़ा हुआ है। तो आपको प्रॉपर मैं बता देता हूँ कि भाई रिटन जो होता है वो 900 मार्क्स का होता है, ठीक है, और जो इंटरव्यू होता है वो भी कितने का होता है, 900 मार्क्स का होता है। इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो गया, 1800 मार्क्स, ठीक है। और इस 1800 मार्क्स में से जो बंदा लास्ट सेलेक्ट हुआ था उसका कितना नंबर था, 719। मतलब 50% भी रिजल्ट नहीं था, समझ गए, 50% रिजल्ट होने के लिए 900 नंबर चाहिए, 50% भी रिजल्ट नहीं था, ठीक है। तो अभी इसलिए मैं कह रहा हूं इट इज वेरी इजी टू क्रैक एनडीए एग्जाम। एनडीए एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही आसान है, बट हमारी गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम, लेट्स बिगिन, ठीक है, विद फिजिकल प्रॉपर्टीज। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने चैप्टर पे तुरंत प्लंज करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द स्टेट ऑफ मैटर। आप सब ने पढ़ा होगा कि मैटर क्या है, सबको पता होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बट क्या है, थोड़ा सा भूल जाते हैं या रिवाइज करने की थोड़ा सा जरूरत है। तो हम इसका रिवीजन ही करेंगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो हमें ना आए। हाँ, एक है जैसे वेंडरवॉल फोर्स वगैरह हो गया, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। और स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्जन होता है, जैसे सब्लिमेशन होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीजें बस, इससे अलावा इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स प्लंज इनटू नेक्स्ट स्लाइड। तो ये क्या है भाई, छोटी सी डिफिनेशन है, डिफिनेशन ऐसे मैंने लिख दी है, बट डिफिनेशन विल नॉट बी आस्क्ड इन एनी ऑफ योर एग्जाम, ठीक है, बिकॉज योर एग्जाम विल बी ऑप्शनल, यू ऑल नो, ठीक है। ये सब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। सो मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम एंड इट कैन बी परसीव्ड बाय एनी ऑफ आवर सेंसेस। मतलब क्या है, इसमें मास होगा, ठीक है, स्पेस लेगा, इसमें वॉल्यूम होगा। अब अगर मैं मैटर पढ़ाऊंगा यहाँ पे तो आपका एनडीए एग्जाम, मतलब फिर आप एनडीए के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं पढ़ाने वाला कि मैटर क्या है, ये वॉल्यूम होता है, ये बैलून लो, हवा भरो, ये सब मैं नहीं करने वाला, ठीक है। डायरेक्टली आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर पे। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर में क्या है, कैसे चेक करेंगे हम प्रॉपर्टीज, देखिए, आर दीज प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। मतलब अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है और उसे हम देख करके बता दें, बिना उसकी कोई भी मतलब कि आइडेंटिटी को चेक किए, बिना उसकी स्टेट को चेंज किए, बिना जो है उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज किए, तब उसे हम कहेंगे ये फिजिकल प्रॉपर्टी हम उसकी बता रहे हैं। बट अगर हम उसे चेक करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि उसमें केमिकल इंक्लूड हो जाता है, तब हम क्या कर रहे हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, आर दीज प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी। क्या हम उसकी आइडेंटिटी को बिना चेंज किए चेक कर पा रहे हैं, हाँ, तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, देखिए, क्या ये डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या ये सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करती है कि कितना है, हाँ, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव। और जो सब्सटेंस के अमाउंट पे नहीं डिपेंड करती, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं इंटेंसिव। यही याद रखना, यही क्वेश्चन आएगा कि जो प्रॉपर्टीज
सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करती है उन्हें क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव। ठीक है। डज द प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? यस, यस, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव। तो अभी पहला क्वेश्चन मिला है आपको इंपॉर्टेंट कि भाई एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो मैटर की वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करे, यानी उस मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करे, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे उसकी मास की वजन कितना है, वॉल्यूम कितना घेरता है, लेंथ कितनी है, शेप कितनी है, समझ गए। अभी यहाँ पर क्या है? इंटेंसिव है, मतलब अगर हम 1 पिंच नमक का लेंगे वो भी व्हाइट रहेगा, 1 केजी नमक का लेंगे वो भी व्हाइट रहेगा, 1 टन व्हाइट नमक का लेंगे वो भी व्हाइट रहेगा। बट इस केस में क्या है? मास तो चेंज होता रहेगा ना, तो ये एक्सटेंसिव है। और इंटेंसिव में क्या है भाई? कलर सेम ही रहेगा। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का उतना ही रहेगा, चाहे समुद्र में हो, चाहे वो पॉन्ड में भरा हो, चाहे वो बाल्टी में भरा हो, कहीं भरा हो। बॉइलिंग पॉइंट भी वही है और डेंसिटी भी वही होती है। ठीक है। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम इसमें कवर नहीं करने वाले हैं, बट फिर भी लेट अस सी कि हाउ डज द सब्सटेंस रिएक्ट टू द फॉलोइंग। जैसे हमें देखना है कि एयर के साथ वो सब्सटेंस कैसे रिएक्ट करता है, एसिड, बेस, वाटर, अदर केमिकल्स, इन सब केमिकल्स के साथ हम रिएक्शन करा करा के चेक करते हैं। ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। इनमें से हमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट पता चली हैं, जो कि एक है इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। अभी क्या है भाई? मास इज द मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज एन ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, ये भी मैं नहीं यहाँ बताने वाला। ठीक है। मास इज द मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब मास क्या है? मेजर है कि भाई उस मैटर में कितना जो है कितना मैटर है उसके अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है। ठीक है। वी मेजर मास ऑन द बैलेंस एंड यूज ग्राम एज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। बहुत सिंपल बात है। ठीक है। ग्राम तो और एसआई यूनिट इसकी केजी होती है, किलोग्राम। ठीक है। वॉल्यूम की भी डेफिनेशन में नहीं देने वाला। ठीक है। वॉल्यूम भी आपको पता है, मिलीलीटर में मेजर होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर होता है। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी देखते हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कैसे देखते हैं। ठीक है। तो अभी ये बहुत ही बेसिक चीज है, बट क्या है, हमें पता होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा करके आ सकता है। ठीक है। तो कलर, स्मेल, टेस्ट, साउंड, टेक्सचर, ये सब क्या है? ये सब हम देख करके बता सकते हैं। ठीक है। तो ये कैसे? मतलब देख करके, स्मेल करके, टच करके, सुन करके। ठीक है। तो ये क्या है? 5 सेंसेस से हम बताएंगे इनको। ठीक है। मैटर की डेफिनेशन में भी है कि विच कैन बी परसीव्ड बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। तो इनकी एक ये प्रॉपर्टी हो गई। मास है इसमें, तो मास क्या? ट्रिपल बीम या पैन बैलेंस होता है। बैलेंस मतलब तराजू से इस्तेमाल करके बता सकते हैं। वॉल्यूम हो गया। तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ग्रेजुएटेड मतलब ऐसा नहीं कि वो ग्रेजुएट और इंटर पास, ग्रेजुएटेड मतलब एक जो सिलेंडर है उसके ऊपर मार्किंग्स हुई है, मतलब इसमें 10 ml, 20 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml मार्किंग हुई है, तो इसका मतलब क्या है? वो सिलेंडर ग्रेजुएटेड है। ठीक है। उस पर मार्किंग है। तो उसमें क्या करेंगे हम? लिक्विड भर देंगे, फिर देख लेंगे भाई कहाँ तक भरा गया। हाँ 10 ml, तो बता देंगे कि 10 ml है। ठीक है। अभी वॉल्यूम सॉलिड का कैसे नापेंगे? मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या फिर जो भी वो होगा, फिगर होगा, उसी हिसाब से, मतलब जो भी आइटम होगा। ठीक है। अट्रैक्शन टू द मैग्नेट कैसे चेक करेंगे? मैग्नेट से। फिर टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर में क्या भरा होता है? मरकरी। मरकरी का लैटिन नेम क्या है? हाइड्रागैरम। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। मरकरी का लैटिन नेम क्या है? हाइड्रागैरम। अभी क्या है? इंसुलेटर और द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब ये कंडक्टिविटी टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये, जैसे टेस्टर से हमने घर पे चेक करते हैं, हाँ यहाँ सप्लाई आ रही, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई आ रही, तो ये तार ठीक है। ठीक है। इस तरह से हम क्या चेक कर लेते हैं? इंसुलेट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंसुलेटर या कंडक्टर है, ये बात हमें पता चल जाती है। इंसुलेटर और कंडक्टर 2 अलग अलग चीजें होती हैं, आपको पता है। कंडक्टर जो होता है उसमें से करंट फ्लो होता है, और जो इंसुलेटर होता है उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है। अभी बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट कैसे चेक करेंगे? भी थर्मोमीटर से चेक करेंगे। ठीक है। तो थर्मोमीटर भी 2 तरह का होता है भाई। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या? क्लिनिकल। और एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ये कॉमनली यूज होता है कहाँ? क्लिनिक्स में, डॉक्टर यूज करते हैं इन्हें। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स कहाँ यूज होता है? एक्सपेरिमेंट्स में, लैब्स में। तो ये बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट आप किससे चेक करोगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर से चेक करोगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं चेक करना। ठीक है। अभी क्या है? स्टेट ऑफ द मैटर। स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं, सबको पता है। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक और होता है, वो अभी बताएंगे। ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए एग्जाम के लिए। ठीक है। वो है प्लाज्मा। अभी क्या है? मिक्सचर एंड द सॉल्यूशन ऑफ प्लाज्मा 2 होता है, डोंट गेट कंफ्यूज। एक प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में, और एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा स्टेट होता है मैटर का। ठीक है। अभी क्या है? मिक्सचर एंड द सॉल्यूशंस।
तो सेंस ऑफ द साइट। फिर बॉयंसी, बॉयंसी क्या है, फॉर एग्जांपल ये टब है, एक बैलून ला करके इसमें वाटर भरा हुआ है, एक बैलून ला करके हमने इस पे क्या किया, रख दिया और इसको ऊपर से प्रेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, अपोजिट फोर्स इसमें से लगेगा, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक। तो ये क्या है, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स, ठीक है। और ये कैसे, विल फ्लोट और सिंक, जितना ज्यादा बॉयंट फोर्स होगा उतना ज्यादा ये फ्लोट करेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ की लॉ का प्रिंसिपल है। फिर रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी इन वाटर चेक करेंगे, वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, ओके। तो अभी इतनी बात तो समझ में आ गई आपको, जनरल जनरल सी बात है, इसमें से हो सकता है कि आध क्वेश्चन आ जाए, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टेट ऑफ द मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में क्या है, द स्टेट इन विच मैटर एग्जिस्ट, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक और है वो बताएंगे। अभी कोई चीज अगर सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कोई चीज लिक्विड है तो लिक्विड क्यों है, ये सवाल है। कोई चीज गैस है तो गैस क्यों है, और प्लाज्मा है तो वो कैसे है, क्यों है, ठीक है। अभी देखिए इन सब का फिजिकल स्टेट यहाँ दिया हुआ है और लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इन स्टेट्स में क्या होगा, एनर्जी बढ़ती रहेगी। मतलब कि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कम रहेगी, तो क्या वो बहुत ज्यादा मूव नहीं करेंगे, वो टाइटली फिक्स रहेंगे। थोड़ा ज्यादा रहेगी तो मूव करेंगे जैसे लिक्विड में, और बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी तो वो इधर उधर घूमते रहेंगे पूरे रूम में गैस के जैसे, और एनर्जी हो जाएगी तो क्या, प्लाज्मा के जैसे वो घूमते रहेंगे स्पेस में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सॉलिड क्या है, द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ सॉलिड आर अरेंज्ड इन द रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न। ये सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है, इतना मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बट इट कैन, ये अपनी जगह फर्मली हेल्ड है, बट इट कैन वाइब्रेट इन द लिमिटेड एरिया। अपने लिमिटेड एरिया में ही ये क्या करेगा, धीरे 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 वाइब्रेशन शो करेगा, ठीक है भाई। अभी आते हैं लिक्विड के बारे में, देखते हैं। तो द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ लिक्विड फ्लो इजिली अराउंड वन अनदर, ठीक है। दे कीप ऑन फ्लाइंग, दे कीप फ्रॉम फ्लाइंग अपार्ट, they keep from flying apart by attractive forces between them. Liquid assume the shape of their container. बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है कि हम इसे जिस शेप के कंटेनर में डाल देंगे वो उसी शेप के कंटेनर का शेप ले लेता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली पैक हैं। बट आप सॉलिड को इसमें डालोगे ना तो ये क्यूब रहना, तो ये क्यूब ही बन के इसमें पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल हो जाए, ठीक है। अभी गैस, गैस का क्या है, मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप गैस एंड फ्लाई इन ऑल द डायरेक्शन एट ग्रेट स्पीड्स। इस चारों डायरेक्शंस में, कभी ये इधर बह रहा, कभी ये इधर बह रहा, कभी ये उधर बह रहा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये चारों डायरेक्शन में फैलते हैं तेजी से, ठीक है, रैंडम मोशन शो करते हैं, और इसीलिए ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं और इसमें एनर्जी लेवल हाई होता है। प्लाज्मा क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, एटम इस तरह होते हैं, उनके बीच में न्यूक्लियस होता है, उनकी सेल्स होती हैं, सेल्स में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इनकी एनर्जी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि हीट भी तो एक तरह की एनर्जी है, और इसके अंदर ये एनर्जी ये गेन करता है और गेन करके ये बाहर निकल आता है खुद से। तो हाई टेम्परेचर पर जब बाहर निकल आता है तो द मिक्सचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियई दैट रिजल्ट इन द प्लाज्मा स्टेट। तो देखो न्यूट्रॉन और जो ये क्या नाम अपना इलेक्ट्रॉन, ये सब बाहर निकल जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म में नहीं रह पाते उस स्टेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये बहुत टाइटली हेल्ड है, ये लूजली हेल्ड है, ये वेरी लूजली हेल्ड है। कैसे हेल्ड है, कौन पकड़ के रखता है, तो फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर। जरा नाम देखो, इंटर मतलब बीच में, इंटर मतलब बीच में, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स। कौन सा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, समझ गए, ठीक है। अब इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन लगता है। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये इसे अट्रैक्ट करेगा और ये इसे अट्रैक्ट करेगा, इसी को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट आता है मैटर कि भाई ये जो है देखो, द फोर्सेस ऑफ द रिपल्सन एंड अट्रैक्शन बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल आर कॉमनली रेफर्ड एज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। दीज इंटरैक्टिंग पार्टिकल हैव डाइपोल मूवमेंट्स, इनमें डाइपोल मूवमेंट्स भी होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कब खींचेगा, हो सकता है ये पॉजिटिवली चार्ज हो और ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। हो सकता है एक पॉजिटिवली चार्ज हो और हो सकता है एक निगेटिवली चार्ज हो, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ, ठीक है। तो ये कैसे हैं, परमानेंट इन नेचर होते हैं, परमानेंट इन नेचर होते हैं, ठीक है भाई। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नोन एज द वैन डर वाल फोर्सेस।
तो सिंपल एनडीए में एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्या आया था कि द वैंडर वॉल फोर्स इज, ऑप्शन नंबर ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर 2 फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी कुछ रहा होगा, और ऑप्शन नंबर 4 नोटा, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर था अट्रैक्टिव फोर्स। तो वैंडर वॉल कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है, याद रखेंगे, ठीक है, कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। दिस वेरीज विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसका नाम वैंडर वॉल फोर्स है, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये कई सारे तरीके के होते हैं, अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए, ये क्या है भाई? डिस्पर्जन फोर्स और द लंदन फोर्स। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है? जैसे आपके यहाँ प्रेयर होती है असेंबली में, उसके बाद में कहते हैं डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब चलो अपनी अपनी जगह पर, इधर उधर इधर उधर इधर उधर फैल जाओ, ठीक है। तो डिस्पर्जन फोर्स मतलब कुछ फैलाव का फोर्स है, फैला हुआ है कोई चारों तरफ, ठीक है। तो द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब इंटरमॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला सबसे वीकेस्ट, मतलब फोर्स तो लगेगा मगर ये डिस्पर्स रहेंगे, कहीं इधर उधर पड़े रहेंगे, बहुत कम फोर्स लगेगा, ठीक है भाई। तो क्या है? टेम्परेरी अट्रैक्शन फोर्स दैट टेक प्लेस when two adjacent electron of the bonded atom form a temporary dipole occupying the position। बहुत ही सिंपल है, इतना याद रखना है, डिस्पर्जन या लंदन फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है, समझ गए। जैसे ये मान लीजिए प्लस है, ये मान लीजिए नेगेटिव है, ये दोनों थोड़ी देर के लिए आस पास में आए और क्या हुआ, बहुत दूर से ही एक दूसरे को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लिया, और बस इसे क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। This kind of the attractive intermolecular forces arise due to the positive end of the one molecule with the negative end of the other molecule। मतलब मान लीजिए ये वाला डाइपोल, ये वाला एक है डाइपोल जो कि नेगेटिव है, ये वाला एक डाइपोल है जो कि पॉजिटिव है। डाइपोल कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी मॉलिक्यूल अगर है वो पोलर हो गया। पोलर मतलब जैसे हर एक एटम के अंदर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ द प्रोटॉन होता है, ठीक है। अगर इनमें से कुछ डिसबैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जैसे ही कोई बॉडी चार्ज होगी, जैसे हम बोलेंगे उसमें पोलैरिटी आ गई, और वो कैसा हो गया? डाइपोल हो गया, ठीक है। अब डाइपोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो पोल है, ठीक है। अभी क्या है? दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ओनली वैलिड इन द मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड वेरी क्लोज टुगेदर। ये सॉलिड में ही लगभग होता है, ये उसी में हो सकता है जिसमें जो है क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली बॉन्डेड है, बहुत ही पास पास में है, ठीक है। दे आर वीकर देन दी कोवेलेंट बॉन्ड। वो कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड से भी कमजोर होते हैं। कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 10th में, ठीक। इसके बारे में कभी मैं डिस्कस करूंगा ब्रीफ में ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो हाउएवर दे आर स्ट्रॉन्गर देन दी लंदन फोर्स, बट ये लंदन फोर्स से स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो एक अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया भाई, देखिए मैं हाईलाइट करता हूं, ये दे आर स्ट्रॉन्गर देन द लंदन फोर्स, ये लंदन फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है। अभी देखिए क्या होगा, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यूपीएससी दो तीन फोर्स देगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे। यूपीएससी दो तीन फोर्स देगा, मान लीजिए लंदन फोर्स दे दिया, डाइपोल डाइपोल फोर्स दे दिया, उसके बाद में क्या बोलेगा? अरेंज करो इन्हें इनकी इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग में, ए बी सी डी, ए डी बी ई, बी ई सी डी, ठीक है। तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो आप सब पता होना चाहिए कि जो लंदन फोर्स है, या डिस्पर्जन मतलब फैल गया है सब कुछ, तो फोर्स क्या लग रहा है? बहुत कम ही लगेगा ना, वो सबसे कमजोर फोर्स होता है, सबसे कम लगता है। उसके बाद में डाइपोल डाइपोल फोर्स आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, डाइपोल डाइपोल फोर्स जो होता है वो लंदन फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। अभी ये दो और हैं फोर्स, देखते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, उसमें डाइपोल डाइपोल था, इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। दे आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ द इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स सच एज आयन इंड्यूस्ड एंड द डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस, ठीक है। दो तरह का होता है, एक तो आयन इंड्यूस्ड होता है और एक डाइपोल इंड्यूस्ड। आयन इंड्यूस्ड मतलब जो आयंस के बीच में लगे, प्लस आयन माइनस आयन पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में, और ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, ठीक है। आयन इंड्यूस्ड फोर्सेस आर वीकर, जो आयन इंड्यूस्ड फोर्सेस होते हैं वो थोड़ा सा वीकर होते हैं, ठीक है। और जो डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होते हैं। ये भी याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अंदर की बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल में जो आयन द्वारा इंड्यूस किया गया फोर्स है
वो थोड़ा वीकर है, और जो डाइपोल इंड्यूस्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अभी क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस रिजल्ट व्हेन अ डाइपोल इज इंड्यूस्ड बाय पोलर मॉलिक्यूल इन एन एटम और द इलेक्ट्रॉन डिसअरेंजमेंट इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये इतने डिटेल में नहीं जाना हमें, बट ठीक है, हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस हैं ये तब बनते हैं जब एक डाइपोल इज इंड्यूस्ड बाय अ पोलर मॉलिक्यूल। जब कोई पोलर मॉलिक्यूल है और वो किसी डाइपोल को इंड्यूस कर देता है किसी एटम में या इलेक्ट्रॉन में अरेंजमेंट में। ठीक है, अभी आगे आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, द डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम विद इलेक्ट्रोनेगेटिव FNO, जैसे H2O है, H2O यानी वाटर, तो वाटर में भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो ये FN यानी कि FNO के साथ बनाता है जो बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अभी आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज इनकी, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है इसमें से कहीं कोई क्वेश्चन घूम फिरा करके आ जाए। तो ये है सॉलिड्स, ये है लिक्विड्स, ये है गैसेस। ठीक है, हमें बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है, बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। एक्स्ट्रा पढ़ने वाले ही बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं, बट उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में है। तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना हमें, we have to strictly stick to our syllabus, nothing else, okay? तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग और नेग्लिजिबल। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि सॉलिड में बहुत मजबूत होगा, लिक्विड में थोड़ा मॉडरेट होगा, गैस में लगभग लगेगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ही नहीं। ठीक है, अरेंजमेंट इनका कैसे है, क्लोज टुगेदर इन रेगुलर पैटर्न, ये भी सब पता है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसका मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये वहीं वाइब्रेट कर सकते हैं या आसपास घूम सकते हैं, और ये बहुत तेजी से बहुत दूर दूर तक रैंडमली मूव कर सकते हैं until they collide and cause them to change the direction। फॉर एग्जाम्पल, बहुत तेजी से आते हैं, कोलाइड करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। ठीक है, ऐसे इनका चलता रहता है गैसेस में। शेप फिक्स होता है, टेक शेप ऑफ द कंटेनर, टेक शेप ऑफ द कंटेनर, जिस ग्लास में डाल दो पानी उसका शेप ले लेगा, जिस कमरे में छोड़ दो गुब्बारा और उसके बाद में उसको फोड़ दो तो वो क्या है, उस कमरे का हवा उस कमरे का शेप ले लेगा, बैलून का शेप ले लेगा, कुछ भी ले लेगा। ठीक है, गैस वॉल्यूम में क्या है भाई, फिक्स वॉल्यूम होता है, इनका भी फिक्स वॉल्यूम होता है, और ये तब तक एक्सपैंड करते हैं जब तक कंटेनर ना भर जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक क्यूब है, उसको मैंने डाला एक ग्लास में, ठीक है भाई, क्यूब है वैसे ही पड़ा रह गया। एक पानी है थोड़ा सा क्यूब के वजन का, हमने डाला उसे तो वो भी कंटेनर का शेप ले गया और नीचे ही पड़ा है। ठीक है, पूरे में फैल नहीं रहा। बट अगर गैस है, हमने उसे थोड़ा सा इस ग्लास में डाला तो क्या होगा, वो पूरे में फैल करके पूरे ग्लास की जगह को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। अब कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं, ये सॉलिड तो भाई कंप्रेसिबल नहीं होता, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और इसमें क्या है, हाईली कंप्रेसिबल, मतलब बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं इंटरमीडिएट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मतलब एक स्टेट से पार्टिकल का दूसरे स्टेट में जाना, यही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने 2-3 स्लाइड्स ऐसी देखी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने 2 मेजर क्वेश्चन भी डिस्कस किए किस तरह से आएगा, एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। ठीक है, अब इस चैप्टर को पूरा खत्म करने के बाद में मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर में कम से कम 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन की गुंजाइशें हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, ये है भैया लिक्विड, ये है भैया सॉलिड, ये है भैया गैस। अब जैसा हमने पढ़ लिया कि जो सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं उनकी लोएस्ट एनर्जी, क्यों, क्योंकि वो वहीं वाइब्रेट करते हैं, कहीं मूव तो हो नहीं पाते। लिक्विड जो होते हैं उनकी थोड़ा इंटरमीडिएट यानी बीच का एनर्जी लेवल है, इंटरमीडिएट। और गैस का क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत दूर दूर तक मूव करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे लिक्विड है, लिक्विड को हमने क्या किया, अगर हमें सॉलिड बनाना है तो हम क्या करते हैं, पानी को फ्रिज में रख देते हैं, कूल कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, अभी इसी सॉलिड को हमने क्या किया, मान लीजिए हीट कर दिया, हीट करने पर, बर्फ को हीट करने पर क्या होगा, मेल्टिंग होगी, और मेल्टिंग होगी तो उसे फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ पर सीधा ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो एक फ्रीजिंग शब्द मिला, एक मेल्टिंग शब्द मिला, ये दोनों शब्द याद कर लेना। एक है लेटेंट हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप मुझे होम टास्क में बताओगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेटेंट हीट, लेटेंट मतलब छुपा हुआ, हीट मतलब गर्मी, किसके अंदर क्या गर्मी छिपी है वो बताना है हमें। अभी ये क्या है, सॉलिड है, इसको हमें गैस में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्लिमेशन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कैम्फर, कैम्फर आप करके देख सकते हो घर पे।
कैम्फर मतलब कपूर, ठीक है। कपूर आप लेकर के अपने घर पर भी देख सकते हो, ठीक है भाई। तुरंत सब्लिमेशन होता है इसका। और अगर गैस को हमें सॉलिड बनाना है तो ये बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। टेम्परेचर कम करके, प्रेशर बढ़ा के और लेटेंट हीट को हम क्या करते हैं, इवॉल्व कराते हैं, सॉरी सॉरी, ठीक है। अब आगे आता है गैस हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, ठीक। ये लिक्विड है। अभी गैस से अगर लिक्विड बनाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन। जैसे आपको पता है कि वाटर साइकिल इसी प्रिंसिपल पर चलती है, ठीक है। पानी एवोपरेट होता है, एवोपरेट होकर के ऊपर जाता है, ऊपर वो कंडेंस होता है कूल होने की वजह से, ठीक है भाई। अब इसकी वजह से बारिश होती है, ठीक है। अभी जो लिक्विड है इसको अगर गैस में बनाना है तो क्या होगा, बॉईल करके, वेपोराइजेशन करके, ठीक है। तो हमें इतनी सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डिपोजिशन को सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। सॉलिडिफिकेशन भी उसमें होता है कैम्फर में। उसको अब हीट करिए तो वो क्या होगा, वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक सुपर हीटेड गैस है, ठीक है। सुपर हीटेड गैस है। ये कैसे बनती है, देखिए, ये सॉलिड है, एनर्जी दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये लिक्विड में बन गया, और टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये गैस हो गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी ये अब्सॉर्ब कर रहा है, इसके अंदर एनर्जी जा रही है। और जब एनर्जी जाएगी तो ये क्या करेगा, चारों तरफ एक्साइट होगा। जब एक्साइट होगा तो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और उसके बाद में और ज्यादा एनर्जी और टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं ये सब बाहर आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गैस, आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल, फ्रैगमेंट, ये सब मिल करके क्या बना देंगे, प्लाज्मा स्टेट बना देंगे। अभी प्लाज्मा स्टेट में क्या क्या होता है ये आप देख लेना, ठीक है। ये हो सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ने के लिए भाई अगली वीडियो बनेगी, उसमें मैं अगला टॉपिक कवर करूंगा। तो सिलेबस से रिगार्डिंग कोई डाउट मत रखिएगा, स्टिक टू सिलेबस, ठीक है। रीड ओनली स्पेसिफिक टॉपिक्स, ठीक है। डोंट गो फॉर all the reading all the book of the library and buying lots of book, ठीक है। For India preparation, India exam is very easy, बस you need that technique to tackle that exam, ठीक है। So okay, thanks for watching. Please like my video, share if you can, and please subscribe. And if you have any doubt, please let me know, ठीक है। And please study smart, not hard. Be smart, okay, be smart. So yes, I believe you will. So thank you and have a good day.